नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके फॉर स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी टर्म 2 को देखेंगे, जो कि वीवीआई क्वेश्चंस रहने वाला है। आपका जो एग्जाम होगा इंग्लिश क्लास 10 का, वो 20 अप्रैल को, और उसके लिए ये सारे प्रश्नों को देखकर जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जितने भी विद्यार्थी क्लास 10 के हैं और जिनका इंग्लिश का पेपर 20 अप्रैल को होने वाला है जेक बोर्ड का, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग टर्म 2 के सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर, कौन कौन सा पोएम, कौन सा स्टोरी है जिसके क्वेश्चन देखेंगे। तो वो सबसे पहले बता दूं कि एनिमल्स को देखेंगे और ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के प्रश्नों को देखेंगे, और द ट्रीज, मैडम राइड्स द बस, द मिडनाइट विजिटर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट एंड भोली। जी हाँ दोस्तों, मतलब आपका टर्म 2 में जितना सारा पोएम और जितना सारा स्टोरी है, सारे को कवर कर देंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहना है और वीडियो को एक लाइक कर देना है, ताकि मैं आपको एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। और साथ में आपको देखिए, यहाँ पर जितने सारे जो क्वेश्चन बनाए हैं सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि सारे प्रश्नों को हमने मॉडल पेपर और पिछले ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को देखते हुए तैयार किए हैं आप लोगों के डिमांड पर। आप लोगों के लिए पहले हिंदी बना के डाल दिया, अगर हिंदी वाला नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट देख चुके हैं और उसने कहा था कि इंग्लिश का बनाने के लिए, जिसके कारण से मैं इंग्लिश भी बना रहा हूँ। तो चलिए, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, सुबह पढ़ो चाहे रात को, सुबह पढ़ो चाहे रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल एके फॉर स्टडी 1 पर अभी तक ज्वाइन नहीं किए, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक दिया रहेगा, वहाँ पर जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर ही आपको इसका पीडीएफ वगैरह, जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, नोट्स वगैरह, जो टेस्ट वगैरह होगा वो वहीं पर होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले एनिमल्स पोएम जो है आपका, पशु वाला कविता, उससे क्वेश्चन आएगा किस प्रकार से। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज द पोएट शो ए प्रेफरेंस फॉर लिविंग विद द एनिमल्स। एनिमल्स का जो कवि है, वो जानवरों के साथ रहने के लिए प्रेफरेंस क्यों करते हैं, जानवरों के साथ रहना उचित क्यों बताते हैं। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, द पोएट सेज दैट इट इज़ बेटर टू लाइव विथ एनिमल्स एज दे शो टोकन्स ऑफ गुडनेस। कवि, एनिमल्स कवि के अनुसार जानवरों के साथ रहने कि इसलिए बता रहा है क्योंकि जानवर जो होते हैं वो अच्छाई के प्रतीक माने जाते हैं। दे आर पीसफुल, वे शांतिपूर्वक रहते हैं, सेल्फ कॉन्टेंट, आत्मनिर्भर एंड हैप्पी, और हमेशा खुशी रहते हैं। एनिमल्स शो इनियट गुडनेस विच इज लेक्ड इन ह्यूमन बींग्स। जानवरों में हमेशा अच्छाई होता है जो कि मानवता से कहीं परे होता है। मनुष्य में ऐसा नहीं होता। मनुष्य हमेशा सेल्फिश होते हैं दोस्तों। जो मनुष्य, हम लोग जो ह्यूमन बींग्स है, हम लोग हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, ना कि अदर क्रिएचर्स के बारे में, जबकि जानवर्स में ऐसा गुण नहीं रहता है। एनिमल्स डू नॉट ग्रम्बल अबाउट देयर लाइव्स और क्राई अदर देयर सिंस। जानवर कभी भी अपने ज़िंदगी, अपने जीवन के लिए कभी भी रोते नहीं हैं और ना ही वो पाप करते हैं, जबकि मनुष्य एक पापी प्राणी होते हैं, हमेशा अपने जीवन के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ टोकन्स इन द पोएम एनिमल्स, हु ब्रिंग्स देम टू द पोएट। एनिमल्स कविता के अनुसार जो इसका राइटर, जो इसका पोएम जो लिखा है, पोएट, इस बोल रहा है कि इस टोकन, जो यहाँ पर एक वर्ड हुआ है रिलीवेंस ऑफ टोकन, इसकी ये किस चीज़ का प्रतीक है। तो और ये कवि को कैसे ये चीज़ आया, इसका जानकारी कैसे मिला। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, एनिमल्स शो टोकन्स ऑफ गुडनेस। जानवर जो होता है वो टोकन, वो किसका प्रतीक है। तो जानवर जो पशु होते हैं दोस्तों, वो अच्छाई के प्रतीक माने जाते हैं। दे आर सेल्फ कॉन्टेंट, वे आत्मनिर्भर होते हैं। पीसफुल, शांतिपूर्व, थैंकफुल, और आभार व्यक्त होते हैं। कभी भी किसी जानवर को अगर जैसे हम लोग कुछ चारा देते हैं तो हमेशा वो वफादार रहता है, चाहे कुत्ता हो, चाहे गाय हो, चाहे एक बैल हो। एंड हैप्पी क्रिएचर्स, और पशु जो होते हैं वो हमेशा खुशहाली वाले प्राणी होते हैं। एनिमल्स आर नॉट अनहैप्पी, जानवर कभी भी अनहैप्पी नहीं होते। एंड इन नीड ब्रिंग आउट टोकन्स आर, इसी से इस कविता को जो लिखने वाला कवि है उसके माइंड में ये टोकन्स, ये प्रतीक जागता है। मैंस गुड नेचर, जो कि मनुष्य में भी ये नेचर था, अच्छाई का प्रतीक था। लॉस्ट लॉन्ग एगो, जो कि बहुत साल पहले ही मनुष्य ने ऐसा नेचर को, ऐसा अच्छाई को खो दिया है। और अभी का मनुष्य हमेशा अपने बारे में सोचेगा, ना ही दूसरे प्राणी के बारे में सोचते हैं। एनिमल्स डू नॉट ग्रम्बल अबाउट देयर लाइव्स, जानवर कभी भी अपने जिंदगी, अपने जीवन के लिए दुखी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आया क्वेश्चन नंबर 3, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एनिमल्स। कविता पशु में सेंट्रल आइडिया, यानी कि सेंट्रल आइडिया का मीनिंग होता है केंद्रीय विचार क्या है। तो केंद्रीय विचार क्या है, तो इसका देखिए, इसमें कौन, मतलब एनिमल्स कविता अगर आप लोग पढ़िएगा तो इसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा, वही उसका आंसर करना है। तो क्या होगा इसका आंसर, देखिए, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। पोएम्स
जो एनिमल्स कविता के आधार पर मनुष्य और पशुओं में अंतर को देखने को मिलता है कि जानवर और इंसान में कितना ज़्यादा अंतर है। व्हिल दे बोथ वेर इनिशियली सिमिलर इन देयर इंटेंट गुडनेस, जानवर हमेशा अपना अच्छाई का प्रतीक होता है, अपना अच्छाई दिखाते हैं। द मैन हैड लॉस्ट इट ओवर द ईयर्स, जबकि मनुष्य बहुत साल पहले ही अपना अच्छाई खो चुका है। व्हिल एनिमल्स रिमेन द सेम, जबकि जानवरों में यह गुण अभी भी है। दे शो देज टोकन्स ऑफ गुडनेस, जानवर हमेशा अच्छाई अपना दिखाता है। पीसफुल, शांतिपूर्वक, अगर किसी जानवर को अगर हम लोग पालते हैं तो हमेशा जो पालता है, जो रखवाला रहता है, उसके प्रति वफादार रहता है। पीसफुल, सेल्फ कॉन्टेंट, आत्मनिर्भर एंड हैप्पीनेस, और हमेशा खुशहाली में रहते हैं। एंड कंपेयर द पोएट टू द कंटेनमेंट ऑफ मोन्स लॉस्ट गुडनेस, और जो कि ये गुण मनुष्य में बहुत पहले ही खो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ आर एनिमल्स बेटर देन ह्यूमन्स अकॉर्डिंग टू द पोएट, मतलब कवि के अनुसार जानवर मनुष्यों से सबसे बेस्ट है, सबसे बेटर है, अच्छा है, वो कैसे? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट, मतलब कवि के अनुसार द एनिमल्स आर मोर ह्यूमन देन ह्यूमन्स, कहने का मतलब कि कवि इस एनिमल्स कवि के आधार पर जानवर जो होते हैं, पशु होते हैं, वो आदमी से कहीं गुने अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव नो सच बैड क्वालिटीज एज ह्यूमन हैव, जो मनुष्य में जो बुरे गुण होते हैं वो जानवरों में नहीं होते। इन देयर वर्ल्ड, वो हमेशा अपने जीवन में ऑल आर हैप्पी, सभी खुश होते हैं। इक्वल एंड कॉन्टेंट, और समान और आत्मनिर्भर होते हैं। दे शो देयर रिलेशन टू द पोएट एंड ही एक्सेप्ट देम, और इसी रिलेशन को, मनुष्य और जानवरों के भेदभाव को ही बताया है इस एनिमल्स पोएम्स के द्वारा। पोएट का कहना है और वो उन्हें एक्सेप्ट करता है, मतलब स्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आया है, वाई डोज द पोएट वांट टू लाइव विथ एनिमल्स, आखिर इस एनिमल्स कविता के आधार पर कवि जानवरों के साथ रहने का सलाह क्यों देता है, जानवरों के साथ रहना क्यों चाहता है? तो इसका आंसर देखिए, द पोएट थिंक्स दैट एनिमल्स आर वेरी पीसफुल। एनिमल्स कविता का जो पोएट है, जो लेखक यानी कि जो इसका कवि है, उसका कहने का है, उसका मतलब है, वो सोचता है कि जानवरों के साथ रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दैट एनिमल्स आर वेरी पीसफुल। जी हाँ दोस्तों, एनिमल्स जो जानवर होते हैं बहुत ही शांतिपूर्वक होते हैं, शांतिपूर्ण होते हैं, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट, और आत्मनिर्भर होते हैं। दे डू नॉट कॉम्प्लेन अबाउट देयर कंडीशन, हम लोग मनुष्य क्या करते हैं, कुछ भी अगर हम लोग के साथ हो जाता है, कुछ भी कंडीशन, चाहे कोई बीमार हो जाता है, चाहे कोई किसी का अगर खाने को नहीं मिलता, तो हमेशा ऊपर वाले पर कोसते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि जानवर वो नहीं ऐसा करता है, वो अपना कंडीशन पर कभी भी नहीं रोता है। दे डू नॉट वीप फॉर देयर सिंस, और वो अपने पाप पर कभी भी नहीं रोते हैं। दैट इज़ वाई, इसका कारण है, यही वो कारण है, ही वांट टू लाइव विथ एनिमल्स, तो यही वो कारण है जिसके कारण से ये जो कवि है वो जानवरों के साथ रहना चाहता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन रिगार्डिंग देयर एटीट्यूड, देयर कंडीशन, सिंस एंड गॉड्स, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मतलब जानवर और इंसानों में क्या अंतर है, रिगार्डिंग देयर एटीट्यूड, उसके स्वभाव के प्रति, उसकी स्थिति के प्रति, और उस पाप और साथ में भगवान के प्रति जानवरों और इंसानों में क्या अंतर है। तो देखिए इसका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा दोस्तों, ह्यूमन बींग्स क्राई अबाउट देयर कंडीशन, जो लोग होते हैं, जो इंसान होते हैं, हम लोग जो प्राणी है इंसान, हम लोग अपना कंडीशन पर हमेशा रोते रहते हैं। दे लाइक अवेक एट नाइट इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, हम लोग रात में सोते वक्त भी अपने पापों पर रोते रहते हैं। दे मेक द पोएट सिक बाय डिस्कसिंग देयर ड्यूटी अबाउट गॉड, जबकि हम लोग का काम क्या है, भगवान के प्रति वफादार रखना। ऊपर वाला जब हमें इंसान बनाया है तो उसके प्रति अच्छा काम करना है, इस ऊपर वाले को हमेशा डिस्कसिंग, उसके बारे में चर्चा करते रहना। बट एनिमल्स डू नॉट डू एनी ऑफ द दिस थिंग्स, लेकिन जानवर इसमें से कुछ भी नहीं करता है, वो हमेशा वफादार प्राणी क्रिएचर्स होते हैं। दैट इज़ वाई, यही वो कारण है, द पोएट लाइक्स देम, जो कि कवि को पसंद आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, देखिए दोस्तों ये जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से ही ये सवाल है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोवा वाला जो यहाँ इसका मीनिंग होता है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, यानी कि गोवा में रहने वाले बुजुर्गों का गोवा के प्रति क्या भाव था, क्या वहाँ का क्या सोचना था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, द एल्डर्स इन गोवा वेर नॉस्टैल्जिक अबाउट द, नॉस्टैल्जिक मतलब होता है पुर्तगालियों के लिए गोवा के जो बुजुर्ग है वो क्या सोचते थे, पुर्तगाल अबाउट द गुड ओल्ड पोर्टुगीज, मतलब तो जो पुराने पुर्तगालियों, एंड उस दिनों में, पुर्तगाली दिनों में, द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड, वहाँ पर जो रोटी जो बनता था, रोटियों का टुकड़ा, उसे रोटी खाने में वहाँ के लोग रोटी पसंद करते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? क्या गोवा में अभी भी रोटी बनना प्रसिद्ध है? रोटी बनाने का जो काम चलता है वो प्रसिद्ध है। हाउ डू यू नो? आप इसे कैसे जानते हैं? इसके बारे में इंग्लिश में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इस चैप्टर से। तो देखिए, यस ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। जी हाँ, अभी भी गोवा में ब्रेड यानी कि रोटी का सिलसिला ज़्यादा जो अभी भी प्रचलन है। The author has described about the existence of time old furnaces and their still burning fire. इस ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसका जो लेखक है वो डिस्क्राइब किया है एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम ओल्ड फर्नेसेस, मतलब वहाँ में अभी भी जो जलती हुई भट्टी, जब रोटी बनता है तो आग का भट्टी जलता है, बर्निंग फायर, वहाँ पर आग लगा हुआ रहता है। द गोंड सोसाइटी, मतलब गोवा के समाज, गोवा के जो लोग होते हैं, द गोंड सोसाइटी इज स्टिल हैविंग मोल्डर्स, ब्रेड मिक्सर एंड बेकर्स। वहाँ के लोग हमेशा अभी भी ब्रेड मिक्सर और बेकर्स इस्तेमाल करते हैं ब्रेड बनाने के लिए, यानी कि रोटी पकाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, When would the baker come every day? आखिर जो बेकर होता है, बेकर किसको कहेंगे दोस्तों? तो बेकर वो होते हैं जो रोटी बनाते हैं, जो बेकिंग करता है। एवरी डे कब कब आते थे? वाई डिड द चिल्ड्रेन रन टू मीट हिम? आखिर बच्चे उनसे मिलने के लिए क्यों दौड़ पड़ते थे? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा द बेकर कैम ट्वाइस एवरी डे। जो बेकर होता था वो प्रतिदिन 2 बार आते थे। वंस व्हेन, एक बार, जब ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, जब वो सुबह सुबह निकलते थे अपना जो कि रोटी बेचने के लिए, अपना जो बिक्री करने के लिए निकलता था एक बार। एंड देन अगेन, और एक बार कब आता था? व्हेन ही रिटर्न आफ्टर इम्पेटिंग हिज हॉग बास्केट, जो उसका बहुत बड़ा बास्केट था जिसमें वो रोटी सारा भर के ले जाते थे, और उसे जब खाली करके लौट रहे थे तभी एक बार मिलते थे। द चिल्ड्रेन, जो बच्चे थे, रन टू मीट हिम नॉट बिकॉज, आखिर बच्चे उससे मिलने के लिए क्यों दौड़ते थे बेकर से? इसका कारण यह है बिकॉज ऑफ देयर लव ऑफ द लव, रोटियों के प्यार के प्रति नहीं, व्हिच वाज बाउट बाय द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो घर में जो नौकरानियां रहते थे, जो उसे आंटी, जो लोग आंटी कहकर पुकारते थे, उनके द्वारा जो मिलता था उससे वो प्यार नहीं करते थे। दे एक्चुअली लॉन्ग्ड फॉर द ब्रेड बेंगल्स व्हिच दे चॉइस केयरफुली, समटाइम्स इट वाज ए स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मैक। और जो ब्रेड मिलता था साथ में उसे बेंगल्स भी मिलता था ब्रेड के साथ, उसी के चाहत में सभी बच्चे दौड़ पड़ते थे, और कभी कभी उसे मीठा मीठा ब्रेड भी मिल जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा। क्यों? क्योंकि इसका क्वेश्चन मॉडल पेपर में बहुत सारा सेट में इसको रिपीटेड कर दिया है। इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ? क्या गोवा के जीवन में ब्रेड जो रोटी है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है? हाउ डू यू नो दिस? आप इसे कैसे वर्णन करेंगे, आप इसे कैसे जानेंगे? तो देखिए, ब्रेड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ। जी हाँ दोस्तों, ब्रेड जो होता है वो रोटी गोवा के जीवन में अभी भी वहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी भी गोवा जाइएगा तो वहाँ रोटी का प्रचलन ज़्यादा है। मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नाउन एज द बोल, मतलब वहाँ पर जो शादी समारोह होता है वहाँ पर रोटी के बिना कुछ भी फंक्शन नहीं हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर दिखा है, for a party bread is must, while for Christmas cakes and bowlings are a must. Sandwich must be prepared by the lady of the house on the her daughter's engagement। जब भी किसी लड़की का एंगेजमेंट होता था, शादी समारोह होता था, वहाँ रोटी का प्रचलन ज़्यादा चलता है। द ऑथर, इसका लेखक यानी कि जो इस कहानी को लिखा है, द ऑथर सेज दैट एवरीबॉडी लव्स द fragrance of loaves, the elders were given loaves and the children were given bread bangles। जो बड़े बड़े लोग रहते थे उन्हें रोटी दिया जाता था, जो छोटे छोटे बच्चे रहते थे उन्हें रोटियों का बेंगल्स दिया जाता था, मतलब चूड़ी बनाकर। which they longed for also, जो कि बहुत लंबे समय तक ये चलता रहा है। द फैक्ट दैट इज बेकरी इज ए प्रोफिटेबल प्रोफेशन, मतलब जो रोटी बनाना, जो बेकरी करना, रोटी बनाना, वो वहाँ एक प्रॉफिटेबल मतलब लाभदायक पेशा बन गया। सो दैट द लव्स फॉर ब्रेड इज इनमोरियस इन गोवा, और यही चीज़ गोवा में रोटी बनने का एक सबसे फेमस चीज़ को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, इसको आप लोग समझ सकते हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इसी चैप्टर का है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं, जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? आखिर भोली वाला ये क्वेश्चन किसका है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका भोली वाला चैप्टर का है। भोली एक कहानी है, स्टोरी है, उसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। भोली एक बदसूरत लड़की थी जिसके पिताजी जो कि उसके शादी दिलाने में बड़ी परेशानी थी, क्योंकि भोली देखने में भी बदसूरत थे और साथ में वो अनइंटेलिजेंस, मतलब वो चालाक चतुर नहीं थे, जिसके कारण से उन्हें कौन उससे शादी करता। तो उसी पर आधारित एक कहानी है। एक लड़की के प्रति एक पिता का क्या जो भाव रहता है उसको दिखाया गया है इस कहानी में।
तो वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट इट, मतलब भोली का पिता उसकी शादी दिलाने में क्यों चिंतित थे, तो इसका कारण, इसका आंसर लिखना है। तो देखिए आंसर इस प्रकार से लिखना होगा, भोलीज फादर वाज वरीड अबाउट हर एज शी हैड नेदर गुड लुक्स और नॉट इंटेलिजेंस। भोली का पिताजी भोली के शादी दिलाने में उसके विवाह के प्रति चिंतित इसलिए थे क्योंकि वो देखने में बदसूरत थे और ना ही चतुर थे। ही डिड नॉट नो हाउ ही कुड फाइंड ए सुटेबल ग्रूम फॉर हर, ग्रूम मतलब होता है दूल्हा, तो इसीलिए वो उसका पिताजी को वो चिंता सताया जा रहा था कि आखिर ये तो बदसूरत भी है और ना ही चालाक चतुर है, तो इसके लिए मैं एक अच्छा दूल्हा कैसे ढूंढूंगा, तो यही चिंता उसका पिताजी को सता रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इन भोली सेंट टू स्कूल, आखिर क्या कारण था कि भोली को अनयूजुअल रीजन में कारण में भोली को स्कूल भेजा गया था। तो देखिए भोली इज सेंट टू स्कूल बिकॉज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, भोली को इसीलिए स्कूल भेजा जा रहा था क्योंकि भोली तो इंटेलिजेंस नहीं था, वो चालाक चतुर नहीं था, स्कूल जाके कुछ पढ़ लेती सीख जाती जिससे इंटेलिजेंट बन जाती, थोड़ा सा ज्ञान हो जाता विथ हर उगली, क्योंकि उसका चेहरा भी बदसूरत था, जैसे बदसूरत लड़की जो चालाक चतुर भी नहीं है उससे कौन शादी करेगा, यही उसका पिताजी का मानना था। उगली फेस मतलब होता है, उगली फेस मतलब बदसूरत चेहरा, एंड लैक ऑफ सेंस, और उसका कोई सेंस ही नहीं था, मतलब वो कोई किसी चीज़ पर जानता ही नहीं था, तो यही चिंता सता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाई डोज भोली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक। देखिए ये जो है दोस्तों ये आपका कौन सा है, तो ये आपका मैडम राइट्स द बस उसका क्वेश्चन आ गया है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए भोली रिफ्यूज टू लुक आउट द विंडो ऑन हर वे बैक, मतलब जो भोली है वो बस में जब सफ़र कर रही थी एक लड़की, तो वह विंडो से यानी कि खिड़की पर ताकना क्यों नहीं चाहती थी, खिड़की से ताकना बाहर की ओर क्यों नहीं चाहती थी, कारण है बिकॉज सी साव ए यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, क्योंकि उसने देखा कि रोड साइड किनारे पर एक मरी हुई गाय पड़ी हुई है, जस्ट वेयर हिट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग बाइसिकल, और वह जो गाय है एक चलती हुई बहुत तेज रफ्तार से आती हुई वाहन ने उसे टकरा कर मार दिया है, रोड साइड में गिरा पड़ा है। इट वॉज द सेम काव, और यह वही गाय था, दैट वॉज रनिंग इन फ्रंट ऑफ देयर बस, जो कि एक बार वो बस से सफ़र कर रहा था, कब, ड्यूरिंग देयर ट्रिप टू द टाउन, जब वो शहर की ओर जा रहा था उस समय देखा था कि उस गाय को देखते उसे पाया था। सी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, और इसे देखकर वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए क्योंकि वो गाय उस गाय को उसको एक बार पहले भी देख चुका था और उसे अभी मरा हुआ दिखाई दिया। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हंटेड हर एंड देयरफॉर, और यही उसका जो कि मेमोरी, यही जो यादें जो उसको सताया जा रहा था, सी रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो, और इसी यही एक कारण है कि बोली जो कि बस में सफ़र करते वक्त विंडो से यानी कि खिड़की से वो देखना नहीं चाहती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाई डिड भोली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लव, आखिर भोली जो होता है वो क्या, उसके साथ ऐसा क्या हुआ, उसके रास्ते पर ऐसा क्या दिख गया जिससे वो हंस पड़ी। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बोली साव ए यंग काउ, बोली ने देखा कि एक यंग गाय, एक युवा गाय, हुज टेल वाज हाई इन द एयर, जिसकी पूंछ जो है हवा में बहुत ऊंचा था, रनिंग राइट इन द फ्रंट ऑफ बस, जो जिस बस से भोली सफ़र कर रही थी ना, तो उसी बस के आगे वो गाय भी दौड़ रही थी, इन द मिडिल ऑफ द रोड, जो कि रोड के बीचों बीच। द बस स्लोड एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली, वो जो बस जिससे बॉली जिस पर चढ़ी हुई थी वो बस स्लो कर दिया और उसका जो ड्राइवर था वो बहुत जोर से हॉर्न मारा। हाउएवर जैसे तैसे, द मोर ही हॉन्ग्ड द मोर फ्रंटेड द काउ बिकेम एंड इट केप्ट रनिंग फास्टर एंड फास्टर, और इस तरह से वो गाय इतना तेज से दौड़ा, अपने जान डर गई क्योंकि इतना तेज हॉर्न मार दिया जिससे गाय क्या हुआ, बहुत तेज से दौड़ दी और राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बस के सामने से देखा, बोली फाउंड इट, बोली ने क्या पाया, सो अम्यूजिंग दैट सी हैड टीयर्स इन हर आइज, और इस तरह से उसके आंखों में आंसू आ गए और हंस पड़े। एट द लास्ट, और यही अंत में क्या हुआ, द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और जो गाय है वो रोड से बाहर चला गया और इस प्रकार से गाय सुरक्षित हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाई डिडंट सी गो गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन, आखिर बस स्टेशन पहुंचने के बाद भी बोली, जो उसी कहानी का है ये दोस्तों, मैडम राइड्स द बस उसी से लिया गया है, तो बोली फिर भी बस से उतरना नहीं चाहती थी, क्यों, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण देखिए, सी डिड नॉट गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन, वो बस स्टेशन पहुंचने के बाद भी, जैसे हम लोग कभी कहीं पर सफ़र करते तो क्या होता है, अपना जो मंजिल रहता है वहाँ पहुंचने के बाद उतर जाते हैं और अपना भाड़ा दे के या फिर पहले से दिया रहता है तो उतर जाते सीधा, लेकिन ये ऐसा नहीं किया था, कारण यही है
बिकॉज सी हैड टू गो बैक ऑन द डेट सेम बस, क्योंकि उसे वापस रिटर्न भी जाना था उसी बस से, तो भाई वो क्यों उतरेगा। सी टुक आउट अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट, मतलब उसे एक तरफ जाने के लिए 30 पैसे लगते थे, तो दूसरी तरफ फिर रिटर्न आने के लिए 30 पैसे लगेगा ना। क्योंकि आप लोग सपोज कीजिए अगर 10 किलोमीटर जाने में अगर आपको 5 रुपया लगता है, तो आपको वापस वही 10 किलोमीटर अपना घर आने में आपको 5 रुपये और लगेगा। तो वही बोला कि हम 30 पैसे और दे देते हैं, और हमको उतरना नहीं है, रिटर्न मेरा घर जाना है। पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, और इस प्रकार से जो बस का कंडक्टर था उसे 30 पैसे दे दिया। ही जस्ट वांटेड टू राइड ऑन द बस, और इस प्रकार से वो बस पर बैठी रही, चढ़ी रही, और इस प्रकार से वो जाती रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड वॉली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लव। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया आई थिंक। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग को बता दिए रिपीटेड हो गया कैसे, ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, इसे आप लोग कर लीजिएगा। इसके लिए सॉरी दोस्तों, रिपीटेड हो गया। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डज द कंडक्टर रिफर टू बोली एज मैडम। तो देखिए जो बस का कंडक्टर था उस बोली को लग रहा था कि बोली एक छोटी लड़की है, छोटी बच्ची है, बट उसे मैडम कहकर पुकारती थी, क्यों। इसका कारण है, इस कहानी को अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। व्हेन द कंडक्टर स्ट्रेच आउट हिज हैंड टू हेल्प हर गेट ऑन द बस, जब बस कंडक्टर बोली को हाथ दे रही थी ऊपर उठाने के लिए, बस में चढ़ने के लिए मदद कर रही थी, बोली ने कहा कमेंडेंटली दैट सी कुड गेट ऑन बाय हरसेल्फ, बोल रहा है कि मुझे मदद का ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बस में चढ़ सकती हूँ। एंड दैट सी डिड नॉट रिक्वायर हिज हेल्प, और इस तरह से उसका मदद उसने नहीं लिया। और सी डिड नॉट एक्ट लाइक ए चाइल्ड, और इस प्रकार से जब कोई एक बच्चा बस में बच्चा या बच्ची चढ़ती है तो उसे कोई बड़ा बुजुर्ग उसका मदद करता है, बट कोई एक जिसका मदद नहीं किया जाता, सपोज दैट कि वो बच्चा नहीं है, तो उसी प्रकार से बोला कि मैं एक बच्चा नहीं हूँ, बट एज ए ग्राउंड ऑफ गर्ल एंड देयर फॉर द कंडक्टर कॉल्ड हर मैडम, देखा कि ये एक बच्ची नहीं है, इसीलिए वो कंडक्टर ने उसे मैडम कहकर पुकार दिया। व्हेन द एल्डरी मैन कॉल्ड फॉर हर ए चाइल्ड एंड आस्क्ड हर टू सिट डाउन ऑन हर सीट, सी रिप्लाइड दैट नो बॉडी वॉज ए चाइल्ड ऑन द बस, बोला कि अरे बच्ची, जब बोली बस पर चढ़ रही थी तो बोला कि ए बच्ची तुम यहाँ पर सीट पर बैठ जाओ, बट उसने बोली ने बहुत ही गुरुतापूर्वक से रिप्लाई दिया कि यहाँ पर बस में कोई भी बच्ची नहीं है, मुझे बच्ची मत कहो, मैं बच्ची नहीं हूँ। सी केप्ट स्ट्रेसिंग ऑन द फैक्ट दैट सी हैड पेड एंड हर फेयर लाइक एवरीबॉडी एल्स, और इस प्रकार से सब कोई उसे देखा कि ये तो बच्ची का रोल नहीं, मतलब बच्ची जैसा व्यवहार नहीं कर रहा, दैट मीन्स बच्ची नहीं है, इसीलिए उसे एंड देयरफॉर सी शुड नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली, और इसीलिए बोला कि ये बच्ची जैसा व्यवहार, जब बच्ची जैसा इसको हेल्प नहीं चाहिए तो इसके साथ भी बच्ची जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज बोली रिफ्यूज टू लुक आउट द विंडो ऑन हर बैक, ये भी रिपीटेड हो गया, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन एक दो बार रिपीटेड हो गया पीडीएफ को बनाने में। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है, व्हाट डज होरिस डेम्बी लाइक टू कलेक्ट। होरिस डेम्बी देखिए ये किसका है दोस्तों, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका कहानी मैं भूल गया हूँ कौन सा कहानी था, बट इसमें क्वेश्चन में बताया गया कि होरिस डेम्बी एक कैरेक्टर था जो कि उसे क्या कलेक्ट करना पसंद था। तो देखिए होरिस डेम्बी लाइक टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, रेयर और एक्सपेंसिव बुक मतलब होता है जो दुर्लभ और बहुत ही कीमती किताबें कलेक्ट करना उसमें पसंद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर, आखिर वो प्रत्येक साल क्यों चोरी करता था, इसी कहानी का क्वेश्चन है। तो देखिए ही स्टोल एवरी ईयर सो दैट ही कुड बाय द रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स दैट ही लव टू कलेक्ट ईच ईयर, उसे दुर्लभ और कीमती किताबें कलेक्ट करना, एक जगह पर इकट्ठा करना पसंद था, यही वो कारण था जिसके कारण से वो प्रत्येक साल चोरी करता था। ही प्लान्ड केयरफुल ईयर, बहुत ही सावधानी पूर्वक वो प्लान करता था चोरी करने का। स्टोल एनफ टू लास्ट 12 मंथ, और 12 साल में 12 महीना होता है, 12 महीना तक ऐसा करता था। एंड सेक्रेटली बाउट द बुक्स थ्रू एन एजेंट, और बहुत ही मतलब सेक्रेटरी से बहुत ही करके छिपाते हुए एजेंट से वो खरीद लेते थे। चलिए हु इज स्पीकिंग टू हॉरिस डेनबी, तो हॉरिस डेनबी से एक बार कोई उसके दरवाजे पर आकर उससे बात कर रहा था, तो कौन कर रहा था, तो देखिए ए लेडी स्टैंडिंग इन द डोर वे वॉज स्पीकिंग टू हॉरिस डेनबी, एक लेडी एक महिला आई हुई थी जो उसके दरवाजे पर हॉरिस डेनबी से बात करते हुए। सी वॉज यंग एंड प्रेटी, वो बहुत ही जवान और खूबसूरत, एंड वाज ड्रेस्ड इन रेड, और जिसका जो कि कपड़ा जो पहना हुआ था उस लेडी का जो कि बहुत ही सुंदर लड़की थी, उसका जो कि ड्रेस था वो लाल कलर का था। सी सेड ही हैड कम जस्ट इन टाइम, और उसने कहा कि मैं बहुत ही जल्दी आ गया, नहीं तो मेरा घर में चोरी हो जाता है, बट उसका घर नहीं था। इस कहानी को पढ़िएगा तो पता चलेगा कि इस कहानी में हॉरिस डेनबी से भी खतरनाक वो लेडी रहती है, वो एक नंबर का चोरनी रहती है, और इल्स हर फैमिली वुड हैव बीन रोब्ड बाय हॉरिस, सी दस printed to be one of the members of the family living at Suit Ever Grange। तो इस सब आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है।
हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, बोला कि इस कहानी में, अगर इस कहानी को आप लोग पढ़िएगा, इसमें रियल दोषी, जो कि रियल वास्तव में कौन दोषी है, तो देखिए द रियल कल्प्रिट वाज द वोमेन हु प्रेटेंड टू बी ए मेंबर ऑफ द फैमिली लिविंग एट सूट ओवर ग्रैंड्स। इस कहानी को पढ़िएगा तो जो लेडी, जो सुंदर लड़ी जो आई थी, वही सबसे बड़ा जो कि कल्प्रिट था। कल्प्रिट मतलब दोषी था। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा था कि ये मेरा घर है, बट वो उसका घर नहीं था। जब वो लड़का जो हॉरेस डेनबी भाग गया, तब वो खुद चोरी करके भाग गया। सी ट्रिक्ड हॉरेस इनटू बिलीविंग हर एंड केयरफुली लुक अवे द ऑल जेवल्स एंड देयर कीप्ड इन द सेफ। और इस प्रकार से क्या किया, हॉरेस डेनबी को लगा कि ये तो घर का मालिक आ गया, मुझे यहाँ से चल जाना चाहिए, वहाँ से चल गया, बट मालिक नहीं था, बल्कि वो एक बहुत बड़ी चोरनी थी। तो चलिए, आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किए तो। हाउ डिड डेनबी प्रिपेयर फॉर द रॉबरी एट सूटेबल ग्रैंज। डेनबी वो रॉबरी करने के लिए, मतलब चोरी करने, डकैती करने के लिए कैसे प्रिपेयर करता था, कैसे तैयारी करता था, इसके बारे में भी पूछ सकता है दोस्तों। हाउ डिड हॉरेस डेनबी प्लान हिज रॉबरीज, इसके बारे में भी उसका प्लान क्या था, आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए ये CBSE 2021 पर पूछा है, 2011 में, 2012 में पूछा है, बट ये जेक बोर्ड में भी पूछेगा, क्योंकि ये आपका सेम है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा और एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। तो जितने सारे यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिए हैं, हाउ इज वर्ल्ड डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट रेजेंट, पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हु इज़ फ्लावर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक ट्रेल। आई होप कि दोस्तों यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, और सारा का सारा क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर कहीं इसमें से भी अगर कहीं पर कुछ भी आपको अगर समझ में नहीं आता, दिक्कत रहता, तो आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिएगा। आप लोगों के लिए मैंने कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है। तो और किस प्रकार का वीडियो कंटेंट चाहिए, ये भी मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा, ताकि मैं आप सभी के लिए वैसा ही वीडियो लाता रहूँगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आप लोगों का भी सपोर्ट बनना तो ज़रूरी है। तो चलिए, और देखिए ये वाला क्वेश्चन जो सबसे पहले बताया, व्हाई इज बॉल इज फादर वरीड अबाउट, ये सारा हम एक दो क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, इसके लिए सॉरी। आप लोग इतना तो मैनेज कर ही लीजिएगा, क्योंकि वो जो PDF बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। व्हाई डू बॉल, जो क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है आप लोग समझिए, वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन सारे इधर उधर जो कि मॉडल पेपर और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए बनाए। हाउ डिड बॉलिस टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके भोली के कैरेक्टर को लिखने के लिए आ सकता है, कि बोलेगा कि कैरेक्टर स्केच दीजिए, व्हाट इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का कैरेक्टर, भोली कैसी लड़की थी, भोली एक बदसूरत लड़की थी, जिसे कोई मतलब वो चालाक भी नहीं थी, जिससे उसका पिताजी उसके प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित थे, क्योंकि उसे लगता था कि इतना बदसूरत और जो कि चालाक भी नहीं है, तो इससे कौन लड़का शादी करेगा। तो इसके बारे में लिख देना है, इसमें क्या दिक्कत है, बहुत वाज। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को भी मैंने मेंशन कर दिया, यही क्वेश्चन, व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच। भोली को एक बार क्या हुआ था, मैरिड कराने के लिए एक अनइक्वल मैच, मतलब व्हाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, वो अपना जो कि शादी क्यों रिजेक्ट किया था, उसके बारे में लिखना आएगा। भोली के कैरेक्टर स्केच के बारे में लिखने आ सकता है, ओसेबल के कैरेक्टर स्केच के बारे में आ सकता है। दोस्तों यानी कि जितने सारे आपके पोएम और स्टोरी था क्लास 10 टर्म 2 के लिए, आप सभी का मैं फिनिश कर दिया हूँ इस वीडियो के थ्रू से। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना है, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और आप उस वीडियो को देखकर अपने एग्जाम में 4 चांद लगा सकते हैं। तो चलिए, उससे आज की इस वीडियो को अंत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर मेरा टेलीग्राम चैनल AK फॉर स्टडी 1 पर नहीं ज्वाइन किया है तो अभी ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सोशल साइंस, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, जितने सारे अभी तक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम को देखते हुए, उन सारे क्वेश्चन का PDF वहाँ पर मिल जाएगा, और इसका भी PDF मिलेगा, बट एक दिन के बाद। ये वीडियो जैसे आज अपलोड होगा तो आज यानी कि कल इसका PDF आएगा, तो उसके लिए आप लोग पहले से ज्वाइन करके रख सकते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।